एपिसोड की स्टार्टिंग में वेडनेसडे फर्श पर बैठी हुई होती है। उसके चारों तरफ मोमबत्तियां लगी हुई होती हैं और वह अपनी पूर्वज कूडी एडम्स को मिलने के लिए बुला रही होती है कि तभी दरवाजा खुलता है, मोमबत्तियां बुझ जाती हैं और एक लड़की अंदर आती है। पर ये लड़की एनिड होती है। वेडनेसडे एनिड को कूडी एडम्स के बारे में बता रही होती है। तभी एक पेपर अंदर आता है और उस पेपर पर लिखा होता है कि अगर तुम्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए तो तुम्हें रात के 12 बजे क्रैकस्टोन के तहखाने में आना होगा। वेडनेसडे और एनिड रात के 12 बजे तहखाने में पहुंच जाते हैं। एनिड बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, इसीलिए वह अंदर जाने से मना कर देती है। वेडनेसडे अकेले ही तहखाने के अंदर जाती है। वहाँ पर क्रैकस्टोन की कब्र थी। तभी वेडनेसडे को वहाँ पर किसी के होने का आभास होता है। वेडनेसडे कहती है कि तुम जो भी कोई हो बाहर आ जाओ, होशियारी मत करो, होशियारी की तो मारे जाओगे। तभी कब्र के पीछे से ज़ेवियर, एनिड और वेडनेसडे के कुछ क्लासमेट सरप्राइज कहते हुए बाहर आते हैं। दरअसल आज वेडनेसडे का बर्थडे था और थिंग के साथ मिलकर सबने वेडनेसडे के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी का प्लान किया था। एनिड हाथों में केक लेकर आती है। तभी वेडनेसडे की नजर दीवार पर लिखे लैटिन भाषा में लिखे कुछ शब्दों पर पड़ती है। वहाँ पर लिखा था फायर विल रेन व्हेन आई राइज, यानी जब मैं लौटूंगा आग की बरसात होगी। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा ही था कि नेवरमोर एकेडमी में किसी ने आग से फायर विल रेन लिखा था। वेडनेसडे उन शब्दों को छूकर देखती है और तभी उसे विजन आता है। वेडनेसडे घास पर लेटी हुई है और कूडी एडम्स गेट के उस पार खड़ी है और बोल रही है क्रैकस्टोन वापस आ रहा है, क्रैकस्टोन वापस आ रहा है। वेडनेसडे कूडी एडम्स के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम मुझे अपनी शक्तियों पर काबू करना सिखा सकती हो। इस पर कूडी एडम्स कहती है कि ये तुम्हें खुद ही कंट्रोल करना सीखना होगा। फिर वह लड़की एक वीरान सा घर दिखाते हुए कहती है कि अगर क्रैकस्टोन का भेद जानना है तो तुम्हें इस जगह का राज जानना होगा और ये याद रखो कि समय बहुत कम है। कूडी वेडनेसडे को सबसे दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि वह अपनी शक्तियों और लक्ष्य के कारण सबको शक की नजर से देखेगी और ये दूसरों के लिए हानिकारक हो सकता है। अगले सीन में वेडनेसडे उस घर के गेट की तस्वीर बना रही होती है जो उसने अपने विजन में देखा था। थिंग वेडनेसडे को मना रहा होता है क्योंकि वेडनेसडे थिंग की इस बात से गुस्सा है कि उसने सबको उसके बर्थडे के बारे में बताया। तभी थिंग बेड के नीचे से एक बॉक्स को निकालता है। असल में मोर्टिशिया और गोमेज ने वेडनेसडे को बर्थडे विश कार्ड और गिफ्ट भेजा था और कार्ड पर लिखा था कि तुम्हारा 16वां जन्मदिन उतना ही मनहूस हो जितना कि तुम चाहती हो। वेडनेसडे बॉक्स खोलती है जिसमें मरी हुई गिलहरियां और उन्हें चीर फाड़ करने के लिए यंत्र पड़े होते हैं। एनिड वेडनेसडे को एक स्कार्फ गिफ्ट करती है और वेडनेसडे से कहती है कि उसके पास भी एक वैसा ही स्कार्फ है, वो दोनों इसे पहनकर स्कूल जाया करेंगी। वेडनेसडे को वो स्कार्फ कुछ खास पसंद नहीं आता, लेकिन वो एनिड का मन रखने के लिए कह देती है कि क्यों ना इस खास स्कार्फ को किसी खास मौके पर पहना जाए। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मेयर अपने बेटे ल्यूकस और उसके दोस्तों के किए कारनामों की माफी मांग रहा है। प्रिंसिपल लैरिसा को रेवन पार्टी को खराब करने के कारण बहुत गुस्सा है और नेवरमोर एकेडमी के लॉन पर जो फायर विल रेन लिखा था उसका भी प्रिंसिपल को ल्यूकस और उसके दोस्तों पर ही शक था। पर मेयर बताता है कि उसने एक हफ्ते पहले ही अपने बेटे को घर के अंदर बंद करके रखा था। प्रिंसिपल मेयर से उन सभी लड़कों के नाम मांगती है जो ल्यूकस के साथ थे, लेकिन मेयर अपनी बातों से इशारे में प्रिंसिपल को बताता है कि ये काम नेवरमोर एकेडमी के किसी बच्चे का ही होगा। प्रिंसिपल मेयर को धमकी देती है कि अगर उसने नेवरमोर एकेडमी पर शक करना बंद नहीं किया तो नेवरमोर एकेडमी से जितनी भी धनराशि जेरिको शहर के डेवलपमेंट के लिए जाती है वो सब रोक दी जाएंगी। मेयर सख्ते में आ जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वेडनेसडे जले हुए लॉन को देख रही है और तभी वहाँ पर ज़ेवियर आ जाता है और वेडनेसडे से पूछता है कि कल गुफा में तुम्हें विजन में क्या आया था। वेडनेसडे ज़ेवियर से कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वह ज़ेवियर से पूछती है कि क्या हमारी बात शुरू हो गई है। फिर वो ज़ेवियर से कहती है कि मुझे तुम पर अब भी राक्षस होने का शक है। इस पर ज़ेवियर कहता है कि जिस दिन तुम्हारा शक दूर हो जाए और तुम्हें मदद की जरूरत पड़े तो तुम्हें पता है मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगा, और वेडनेसडे के शक की बिहेवियर से मायूस होकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि बियंका स्कूल में ल्यूकस को सफाई करते हुए देखती है। दरअसल रेवन पार्टी को खराब करने के लिए ल्यूकस को ये पनिशमेंट मिला था। बियंका ल्यूकस के हाथ में अपनी माँ की फाउंडेशन मॉर्निंग सॉन्ग का ब्रेसलेट देखती है। बियंका उससे पूछती है कि ये ब्रेसलेट तुम्हें किसने दिया। ल्यूकस बताता है कि पिछले हफ्ते कॉफी शॉप में उसे एक औरत मिली थी और उस औरत ने उसे सेल्फ हेल्प ऐप के बारे में बताया जिसमें लोगों को जीने का तरीका सिखाया जाता है। ल्यूकस बताता है कि वैसे तो वो इन सब बातों पर बिलीव नहीं करता,
लेकिन उस दिन वो उस लेडी से मना ही नहीं कर पाया और उस औरत ने ही उसे ये ब्रेसलेट दिया है। बियंका समझ जाती है कि उसकी माँ ने ल्यूकस पर सायरन शक्तियों का प्रयोग करके उसे सम्मोहित किया होगा। बियंका ल्यूकस को समझाती है कि इस मॉर्निंग सॉन्ग फाउंडेशन से दूर ही रहे और उस ऐप को डिलीट कर दे, क्योंकि वो लोग पैसा लूटने के लिए लोगों को निशाना बनाते हैं। उन्हें ल्यूकस की लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें केवल ल्यूकस के पैसों में इंटरेस्ट है। ल्यूकस बियंका से इम्प्रेस हो जाता है और वो बियंका की सलाह मान लेता है। वो बियंका को कॉफी पीने के लिए इनवाइट करता है। बियंका मुस्कुराकर बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। वेडनेसडे यूजीन से मिलने जाती है और वहाँ पर यूजीन से अपने बर्थडे के बारे में बात कर रही होती है और तभी वहाँ पर साइकाइट्रिस्ट आ जाती है, जिसके हाथों में व्हाइट येलो फ्लावर का गुलदस्ता होता है। साइकाइट्रिस्ट को यूजीन के पेरेंट्स ने यूजीन की देखभाल के लिए बुलाया था, क्योंकि कुछ समय के लिए यूजीन के पेरेंट्स बाहर जा रहे थे। साइकाइट्रिस्ट वेडनेसडे से उसके बारे में पूछती है, जिस पर वेडनेसडे साइकाइट्रिस्ट को अपनी कब्र खोदने और पिता को जेल से छुड़ाने के बारे में बताती है। जैसे ही वेडनेसडे जा रही होती है, साइकाइट्रिस्ट पूछती है, ये गुडी कौन है? वेडनेसडे आश्चर्य से साइकाइट्रिस्ट को देख और बताती है कि वह उसके दूर की कजन है और चली जाती है। अगले सीन में वेडनेसडे टाइलर की कॉफी शॉप में किताब पढ़ रही होती है और टाइलर कॉफी लेकर आता है, जिस पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ होता है। टाइलर उसे बताता है कि गुफा में केक भी उसी ने भिजवाया था और उसकी पसंद का ध्यान रखते हुए उसने उसके लिए स्पेशल केक बनाया था। वेडनेसडे टाइलर को वो पिक्चर दिखाती है जो उसने विजन देखकर बनाई थी और उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी ऐसा गेट देखा है? टाइलर मना कर देता है। वेडनेसडे फिर बुक पढ़ने में व्यस्त हो जाती है। दरअसल वेडनेसडे सबको इग्नोर करके गुडी की एडवाइस मान रही थी। टाइलर वेडनेसडे से पूछता है कि रेवन पार्टी के बाद वेडनेसडे टाइलर से कुछ दूर रहने लगी है, क्या उससे कोई गलती हुई है? पर वेडनेसडे कोई जवाब नहीं देती। तभी वहाँ पर शेरिफ आ जाता है। वेडनेसडे शेरिफ से कहती है कि जो वर्ड्स नेवरमोर एकेडमी के लॉन पर आग से लिखे थे, वही वर्ड्स क्रैकस्टोन की गुफा में उसकी कब्र पर भी लिखे थे। इन दोनों में कुछ न कुछ तो संबंध है। पर शेरिफ कहते हैं कि तुम अब भी गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगी हो और वेडनेसडे की बात को नजरअंदाज कर देते हैं। इसके बाद वेडनेसडे थिंग के साथ सीधे ज़ेवियर से मिलने जाती है। वेडनेसडे ज़ेवियर को भी वही पेंटिंग दिखाती है और उसके बारे में उससे पूछती है। ज़ेवियर उसे अपनी पेंटिंग दिखाता है, जिसमें उसने भी उसी गेट की तस्वीर बनाई हुई थी और वेडनेसडे को बताता है कि कुछ 2 दिन पहले से उसे इस गेट के विजन्स आ रहे हैं। वो वेडनेसडे को बताता है कि ये गेट्स फैमिली का बंगला है, यानी गैरन गेट्स के पिता का घर। वह रोज सुबह जब जॉगिंग करने जाता है तो यह बंगला रास्ते में पड़ता है। तभी थिंग एक पेंटिंग से कपड़ा हटाता है। इसमें वायलिन बजाती हुई वेडनेसडे की तस्वीर बनी हुई थी। ज़ेवियर वेडनेसडे से कहता है कि रेवन पार्टी के बाद मैं तुम्हें बुलाना चाहता था, पर ऐसा हुआ नहीं। उसने पेंट करना शुरू किया और वेडनेसडे की वायलिन बजाते हुए तस्वीर बन गई। वेडनेसडे बिना कुछ कहे ही वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि बियंका कॉफी शॉप में बैठी हुई होती है। जैसे ही वह जाने लगती है तभी वहाँ पर ल्यूकस आ जाता है। वह बियंका से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगी। फिर अपना हाथ दिखाते हुए बताता है कि उसने उस मॉर्निंग सॉन्ग का ब्रेसलेट उतार दिया है। उसके बाद दोनों अपनी लाइफ के बारे में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। बियंका ल्यूकस को बताती है कि उसकी माँ कहती है कि बियंका एक सायरन है और वो चाहे जितना भी अच्छा काम कर ले पर लोग उसे गलत ही समझेंगे, पर वो अपनी माँ को गलत साबित करना चाहती है। इस पर ल्यूकस कहता है कि ज्यादातर लोग ल्यूकस को भी नाकारा ही समझते हैं और उसने आज तक लोगों की राय को बदलने के लिए कोई काम किया भी नहीं है। रेवन पार्टी में भी उसने क्रैकस्टोन वाले दिन हुए अपने पिता की बेइज्जती का बदला लेने के लिए डांस पार्टी को खराब किया था, पर बाद में अपनी इस हरकत से उसे बहुत बुरा लगा था और अब वह नए तरीके से अपने जीवन की शुरुआत करना चाहता है। इधर वेडनेसडे ने गैरन गेट्स के बंगले को ढूंढ लिया था। वेडनेसडे बंगले के अंदर जाती है और सोचती है कि गुडी ने उसे यह बंगला किसी कारण से ही दिखाया होगा कि तभी गेट खुलता है और बंगले से मेयर निकल के बाहर आता है। वेडनेसडे छिप जाती है और फोन करते हुए मेयर की बातें सुनती है। मेयर शेरिफ से बात कर रहा होता है। मेयर कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने असली मुजरिम को पहचान लिया है और कॉफी शॉप में मेयर शेरिफ को मिलने के लिए बुलाता है। इधर वेडनेसडे थिंग को मेयर का ध्यान भटकाने के लिए कहती है और खुद मेयर की गाड़ी की डिग्गी में छिपकर बैठ जाती है। मेयर की गाड़ी कॉफी शॉप के पास आकर रुकती है, जहाँ पर शेरिफ मेयर का इंतजार कर रहा होता है। मेयर सड़क क्रॉस कर ही रहा होता है कि तभी एक नीले रंग की गाड़ी मेयर को टक्कर मारकर चली जाती है। शेरिफ जोर से चिल्लाता है नहीं और मेयर के पास आता है और एम्बुलेंस बुलाता है। वेडनेसडे भी वहाँ पर ये सब देखकर शॉक्ड रह जाती है।
एम्बुलेंस मेयर को लेकर जाती है। शेरिफ वेडनेसडे से पूछता है कि तुम मेयर की गाड़ी में क्या कर रही थी। वेडनेसडे शेरिफ को बताती है कि वो गैरन गेट्स के बंगले पर गई थी जहाँ पर उसने मेयर को देखा और फोन पर शेरिफ और मेयर की बातें सुनी। वो कातिल के बारे में और जानना चाहती थी, इसीलिए चुपचाप गाड़ी में छिपकर बैठ गई। शेरिफ वेडनेसडे को बताता है कि मेयर जब शेरिफ थे, जब वे दोनों आपस में बैठकर इसी तरह केस को डिस्कस किया करते थे। वेडनेसडे शेरिफ से कहती है कि मेयर जरूर कुछ जानते थे, ये मामला गेट्स फैमिली से जुड़ा है। शेरिफ वेडनेसडे को जाने के लिए कहते हैं, पर प्रिंसिपल लैरिसा वेडनेसडे पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि उन्होंने स्कूल में लॉकडाउन लगा दिया है और अब एकेडमी के किसी भी बच्चे को अपने कमरे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, वेडनेसडे को भी नहीं। वेडनेसडे अपना नोवेल लिख रही होती है, तभी वहाँ पर बॉटनी टीचर आ जाती है। वेडनेसडे को लगता है कि प्रिंसिपल ने बॉटनी टीचर को वेडनेसडे की जासूसी करने के लिए भेजा है। बॉटनी टीचर वेडनेसडे को समझाती है कि प्रिंसिपल जो कर रही है वो वेडनेसडे के भले के लिए ही कर रही है। बॉटनी टीचर वेडनेसडे के प्रति अपनी फिक्र जाहिर करती है, पर वेडनेसडे बेरुखी से बॉटनी टीचर से बात करती है और कहती है कि मुझे आपके सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए उसके पास माँ और साइकाइट्रिस्ट ऑलरेडी है। बॉटनी टीचर मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वेडनेसडे टायलर को फोन करके कहती है कि मुझे तुम्हारा डिनर वाला प्रपोजल मंजूर है। दरअसल वेडनेसडे के बर्थडे वाले दिन टायलर ने वेडनेसडे से डिनर के लिए पूछा था, पर उस दिन वेडनेसडे ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन आज टायलर खुश हो जाता है और वेडनेसडे के आने का टाइम पूछता है। वेडनेसडे रात में 8 बजे का टाइम देती है और उसे एकेडमी के बाहर बुलाती है। शेरिफ टायलर की ये बात सुन रहा होता है और वो टायलर से कहता है कि उसे वेडनेसडे एडम्स से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो उसे चोट पहुंचा सकती है। रात में वेडनेसडे बड़ी चालाकी से एनिड से कहती है कि उस दिन वो अपना बर्थडे ठीक से मना नहीं पाई थी और आज रात वो एनिड के साथ दोबारा बर्थडे मनाना चाहती है। वेडनेसडे जानती थी कि फुल मून की रात है और आज वेयरवुल्व्स को बाहर पिंजरे में कैद किया जाता है। एनिड वेडनेसडे की चाल में आ जाती है और वेडनेसडे से कहती है कि वो प्रिंसिपल से कहेगी कि वह आज वेयरवुल्फ बनने वाली है और उसे पिंजरे में लॉक करने का काम वेडनेसडे को दिलवा देगी, जिससे उन दोनों को स्कूल के बाहर जाने का मौका मिलेगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि टायलर गाड़ी लेके बाहर आता है। वेडनेसडे और एनिड गाड़ी में जाकर बैठते हैं। एनिड और टायलर एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। दरअसल दोनों को ही लग रहा था कि वो दोनों अकेले वेडनेसडे के साथ जा रहे हैं। वेडनेसडे कहती है कि उसे थोड़ा सा प्लान बदलना पड़ा। वेडनेसडे टायलर से कहती है कि सवाल बंद और गाड़ी चालू करो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ज़ेवियर वेडनेसडे से मिलने आया हुआ होता है, पर वहाँ पर थिंग होता है जो टाइपराइटर पर वेडनेसडे की खटपट कर रहा होता है। ज़ेवियर थिंग से वेडनेसडे के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है और वेडनेसडे गैरन गेट्स के बंगले के सामने खड़ी हुई होती है। एनिड और टायलर आपस में बात कर रहे होते हैं। उन्होंने यहाँ आने के बारे में नहीं सोचा था। वेडनेसडे उन दोनों से कहती है कि अगर वह जाना चाहे तो जा सकते हैं। टायलर और एनिड डरते डरते चुपचाप वेडनेसडे के पीछे पीछे बंगले के अंदर आते हैं। वेडनेसडे गैराज का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है पर खोल नहीं पाती। फिर टायलर दरवाजा खोलने का ट्राई करता है पर वो भी नहीं खोल पाता। फिर एनिड दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और बड़ी आसानी से दरवाजा खोल देती है। टायलर आश्चर्य से एनिड की तरफ देखता है पर एनिड कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक वेयरवुल्फ है। तीनों गैराज के अंदर जाते हैं। वो तीनों अंदर कपड़े से ढकी एक गाड़ी को देखते हैं, जिसे देखकर वेडनेसडे कहती है यह वही गाड़ी है जिसने मेयर को ठोका था। एनिड डर जाती है और कहती है कि हमें तुरंत टायलर के डैड से कॉल पर बात करनी चाहिए, और वेडनेसडे ये कहकर मना कर देती है कि वो प्रिंसिपल को बता देंगे और प्रिंसिपल वेडनेसडे को नेवरमोर एकेडमी से निकाल देगी। फिर तीनों उस घर की छानबीन करने लगते हैं। वेडनेसडे घर के अंदर एक लाइब्रेरी को देखती है। वहाँ पर दीवार पर लगे एक चौरस से बटन को दबाती है और एक खुफिया कमरा खुल जाता है। इस कमरे की दीवार पर क्रैकस्टोन की तस्वीर लगी हुई होती है और तस्वीर के नीचे बहुत सारी मोमबत्तियां रखी हुई होती हैं और वहाँ पर ब्लड से लिखा हुआ होता है कि ब्लड विल रेन व्हेन आई राइज, यानी जब मैं लौटूंगा तो खून की बरसात होगी। वेडनेसडे मोमबत्तियों को छूकर देखती है और कहती है कि ये अभी भी गर्म है। वेडनेसडे को शक होता है कि बंगले में कोई है। एनिड डर जाती है। वेडनेसडे टायलर को ग्राउंड फ्लोर पर चेक करने के लिए भेजती है और वेडनेसडे और एनिड ऊपर चेक करने के लिए जाते हैं। वेडनेसडे एनिड से कहती है कि तुम उस तरफ जाकर चेक करो और मैं इस तरफ जाकर चेक करूंगी। एनिड घबराते हुए चेक करने के लिए जाती है। तभी एनिड वेडनेसडे को चिल्लाकर उसके पास आने को कहती है। वेडनेसडे एनिड के पास जाती है। वे दोनों एक कमरे को देखते हैं। ये कमरा पूरी तरह से साफ था। कमरे में ताजे पीले गुलाब के फूल रखे हुए थे। वेडनेसडे को वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर नाचती हुई गुड़िया होती है। वेडनेसडे देखती है उस पर एलजी लिखा
लिखा हुआ होता है। वेडनेसडे उससे अंदाजा लगाती है कि इसका मतलब लॉरेल गेट्स हो सकता है। लॉरेल गेट्स यानी गैरन गेट्स की छोटी बहन, जिसकी डूबने से मौत हो गई थी। इसी समय उन्हें टायलर की आवाज आती है। टायलर उन्हें भागने के लिए कहता है। वेडनेसडे राक्षस की परछाई देखती है। राक्षस बंगले में आ चुका था। वह सीढ़ी के रास्ते ऊपर आ रहा था। उसकी भयानक आवाज आ रही थी। वेडनेसडे और एनिड भागकर लिफ्ट में छिप जाते हैं। तभी वह राक्षस आकर लिफ्ट को जोर जोर से ठोकता है। लिफ्ट की रस्सियां टूट जाती हैं और लिफ्ट धड़ाम से नीचे बेसमेंट के कमरे में जाकर गिरती है। बेसमेंट का कमरा लैब जैसा दिख रहा था, पर वेडनेसडे कमरे में रखे जारों को ध्यान से देखती है। इनमें इंसानों के कटे हुए अंग रखे हुए थे। वेडनेसडे समझ जाती है कि ये उन्हीं आदमियों के लाशों के अंग हैं जिनका राक्षस ने खून किया था। वेडनेसडे इन्हीं अंगों को देख रही होती है कि तभी वहां पर राक्षस आ जाता है। एनिड वेडनेसडे को खिड़की से भागने का रास्ता दिखाती है। वेडनेसडे उन अंगों को तब भी देख रही होती है कि तभी वहां पर राक्षस आ जाता है। वेडनेसडे बहुत तेजी से खिड़की से बाहर कूदती है। वेडनेसडे और एनिड जंगल की तरफ भाग रहे होते हैं कि तभी वेडनेसडे बंगले की तरफ वापस भाग कर जाती है। एनिड वेडनेसडे से कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो। इस पर वेडनेसडे कहती है कि हम टायलर को वहां पर अकेला नहीं छोड़ सकते, और वो दोनों वापस आती हैं। टायलर बंगले के बाहर उन्हें जख्मी हालत में मिलता है। ठीक उसी समय ज़ेवियर वहां पर आ जाता है। वेडनेसडे ज़ेवियर से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अगले सीन में सब टायलर के घर में होते हैं। वेडनेसडे टायलर के जख्मों पर पट्टी लगा रही होती है। तभी वहां पर शेरिफ आ जाता है और वेडनेसडे पर बहुत गुस्सा होता है। पर वेडनेसडे शेरिफ से कहती है कि आपका गुस्सा जायज़ है, पर मुझे आपको कुछ दिखाना है। वेडनेसडे शेरिफ को लेकर बंगले पर वो बॉडी पार्ट्स दिखाने लेकर के जाती है, पर वहाँ पर कुछ नहीं होता है। खूनी ने सारे सबूत पहले से ही हटा दिए थे। वेडनेसडे शेरिफ को समझाना चाहती है कि जो कुछ भी उसने बंगले में देखा था उसका गैरन गेट्स की फैमिली से कुछ तो संबंध है, पर शेरिफ गुस्से से वेडनेसडे को टायलर से दूर रहने के लिए कहता है और केस से भी दूर रहने की हिदायत देकर वेडनेसडे को एकेडमी के बाहर छोड़ देता है। वेडनेसडे जैसे ही अंदर जाती है उसे प्रिंसिपल लैरिसा मिलती है, जो बहुत गुस्से में होती है। प्रिंसिपल वेडनेसडे को पनिशमेंट के तौर पर एकेडमी से बाहर निकालने के लिए तैयार होती है। तभी वेडनेसडे प्रिंसिपल को रोवन की माँ की पेंटिंग दिखाती है और बताती है कि ये रोवन की चेतावनी थी। उसे लगता था कि वो इस स्कूल को तबाह करने आई है, पर मैं इस स्कूल को बचाने आई हूँ। प्रिंसिपल लैरिसा शॉक्ड हो जाती है। वेडनेसडे प्रिंसिपल से एक आखिरी मौका मांगती है और एनिड और ज़ेवियर को भी माफ करने के लिए कहती है। प्रिंसिपल लैरिसा मान जाती है और वेडनेसडे को एक आखिरी चेतावनी देती है। वेडनेसडे कमरे में जाती है जहां पर एनिड अपना सामान पैक कर रही थी। एनिड वेडनेसडे पर बहुत गुस्सा थी। वह वेडनेसडे से कहती है कि आज तुम्हारी वजह से मेरी जान जा सकती थी। वेडनेसडे एनिड से कहती है कि मैं तुम्हें सॉरी बोल चुकी हूँ और मैं इस केस को सुलझाने के लिए बहुत करीब आ गई हूँ। एनिड गुस्से से वेडनेसडे से कहती है कि तुम दोस्ती का न मोल जानती हो न मतलब समझती हो, और ये कहकर वहां से दूसरी दोस्त के कमरे में चली जाती है। वेडनेसडे चुपचाप गुमसुम होकर एनिड को जाते हुए देखती है और मायूस होकर बैठ जाती है। उसे गूडी की बात याद आती है कि उसे अकेले ही रहना होगा। तभी वेडनेसडे गैरन गेट्स के बंगले से मिले उस बॉक्स को देखती है कि तभी बॉक्स से कुछ तस्वीरें नीचे गिरती हैं। वेडनेसडे शॉक्ड रह जाती है। ये वेडनेसडे की तस्वीरें थीं। वेडनेसडे खुद से ही कहती है कि मौत मेरे आसपास है, ना मैं उससे डरूंगी और ना ही हार मानूंगी। क्रैकस्टोन, वो घर और मैं, हम तीनों मकड़ी के जाले के समान आपस में जुड़े हैं। तभी एपिसोड के आखिरी सीन में मेयर के ऑक्सीजन के पाइप को किसी को निकालते हुए दिखाया जाता है और मेयर की मौत के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। वेडनेसडे सीरीज के सारे एपिसोड्स हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं और सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दी हैं, तो आप जाकर अगले एपिसोड्स भी इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।